शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के इवोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अनुकूली विकिरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अनुकूली विकिरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और डार्विनवाद के पक्ष में प्रमाण देते हुए औद्योगिक अतिकृष्णता क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है आपका औद्योगिक अतिकृष्णता। क्या पढ़ेंगे, औद्योगिक अतिकृष्णता। इसी के साथ एक और टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं, लीडरबर्ग का रेप्लिका प्रयोग। क्या पढ़ेंगे, लीडरबर्ग का रेप्लिका प्रयोग। ठीक है, बहुत ज्यादा एमपी क्लास है, ठीक है, बहुत लंबा चलेगा ये, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, पूरा कहानी ही है, ठीक है ना, बस थ्योरी को आप लोग लिखते जाना। देखो असल में क्या हुआ था, एडेप्टिव रेडिएशन से कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ, किसका, डार्विन का। किसका, डार्विन का। डार्विन का नाम सुना ना सब लोग, ठीक है, तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। डार्विन जो थे, ठीक है, डार्विन को सन 1831 में, 1831 से 1836 तक उसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में भ्रमण किया। ठीक है, उसका कहानी ये था, ध्यान समझना, उसको ये टारगेट दिया गया कि आप जाओ पूरे दुनिया को घूमो और बताओ कि जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके ऊपर काम करो। सरकार ने दिया पैसा, ठीक है। 1831 में वो निकला कहाँ से, लंदन से, ठीक है, और 3 साल का टाइम दिया गया था, लेकिन लगाया कितना टाइम, 5 साल। कितना साल लगा दिया टाइम, 5 साल। और 5 साल तक घूमा वो, घूमते 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 एक जगह में गया जिसको बोलते हैं गैलापैगो द्वीप। कहाँ गया, गैलापैगो द्वीप। गैलापैगो जो द्वीप था, ध्यान समझना, ऐसा छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ था। टोटल कितना ठोक था यहाँ पास, 22 ठोक था उपद्वीप। कितना ठोक था, 22 ठोक, ठीक है ना। गैलापैगो द्वीप में ऐसा कितना सारा खंड था, 22। कितना था, 22। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ ना अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते थे, मेनली अलग अलग प्रकार का, हर एक द्वीप में अलग अलग प्रकार का चिड़िया मिलता था, जिसके ना चोंच में, आकृति में क्या था, थोड़ा सा अलग अलग क्या बोलना चाहिए, संरचना में डिफ्रेंशिएट था। अलग अलग दोनों चिड़ियाओं का चोंच का संरचना क्या था, अलग अलग था। क्लियर है कि नहीं। इसको यहाँ पास कितना प्रकार का चिड़िया मिला है, बोलते हैं 13 प्रकार का। कितने प्रकार का, 13 प्रकार का, जिसका चोंच भस क्या था, अलग अलग टाइप का दिखता था। कलर सबका सेम टू सेम ब्लैक, ठीक है ना, लेकिन चोंच के भस साइज में क्या होता था, यानी कि उसका जो मॉर्फोलॉजी रहता था, आकार रहता था, वो भस क्या होता था, अलग अलग होता था। क्लियर है ना। इसको चूंकि डार्विन ने बताया था, इस कारण इसको बोला जाता है, इस चिड़िया को क्या, डार्विन की फिंचे। क्या बोलते हैं, डार्विन की फिंचे, डार्विन्स फिंचे। चिड़िया का नाम क्या दे दिया गया, डार्विन की फिंचे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ये समझ आया। अब डार्विन घूमा, जगह जगह गया, अब यहाँ पास गया, कुछ अध्ययन किया, वो उसको लिखा वो। उसके बाद और आगे गया, मलय आर्कपेलागो नामक एक द्वीप था। क्या नाम से, मलय आर्कपेलागो नामक द्वीप। वहाँ पास एक वैज्ञानिक थे, कौन, वेलस। कौन थे, वेलस। इन्होंने अपना कुछ थ्योरी दिया था, ठीक है, उस थ्योरी का कुछ पार्ट अपनी थ्योरी में रखा, ठीक है। और एक और वैज्ञानिक थे आपके, कौन से वैज्ञानिक, माल्थस। कौन से वैज्ञानिक, माल्थस। इनका बुक पढ़ा, ये पॉपुलेशन के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। माल्थस जी क्या बोलते थे, ध्यान समझना, कि जो भी कोई जीव का जाति है, ठीक है ना, यदि उसको पर्याप्त रूप से पोषण मिले, आहार मिले, और पर्याप्त रूप से क्या मिले, आवास मिले, तो भी वो अपने जनसंख्या में जिस प्रकार से वृद्धि करना चाहिए चरघातांकी रूप से, उस प्रकार से वृद्धि नहीं करता, क्योंकि प्रकृति क्या करता है, उसके ऊपर अवरोध लगाता है। क्लियर है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़े थे, ऐसे वक्र बनता है, जैसे वक्र होता है क्या, नहीं, ठीक है, तो ऐसे वक्र बनता है। तो माल्थस ये अपना अध्ययन दे दिए थे, ठीक है। वेलस का कुछ अध्ययन उठाए, और दोनों के अध्ययन को मिला करके और कुछ थ्योरी दे दिया, किसका, अपना खुद का, ठीक है ना, ये गैलापैगो द्वीप में जो अध्ययन किया था उसका। और उन्होंने अपना एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम रखा क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम रखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम रखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया कहानी किसके बारे में, डार्विन के बारे में। अच्छा, ये जो बुक था, ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम में बाइबिल के बाद बिकने वाला दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा फेमस बुक था, ठीक है। और इसी के कारण, डार्विन के कारण ही मेंडल को कभी भी उस टाइम के वैज्ञानिकों ने उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। क्लियर है ना। तो ये तो कहानी हो गया किसका, पूरा डार्विन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग का जो आज का पहला जो टॉपिक है, जिसको हम लोग पढ़ना है, अनुकूली विकिरण। क्या पढ़ना है, अनुकूली विकिरण। असल में जब, ध्यान से समझने का कोशिश करो, असल में जब डार्विन कहाँ पास गया था, आपके गैलापैगो द्वीप में। कहाँ गया था, गैलापैगो द्वीप में। तो उसको अलग अलग प्रकार का चिड़िया दिखा था। हर एक चिड़िया का जो चोंच का आकृति था वो क्या था, डिफरेंट था। क्या था, डिफरेंट था। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है, तो इसको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। जिस उदाहरण से, उस उदाहरण को बोलते हैं हम लोग क्या, अनुकूली विकिरण। क्या बोलते हैं, अनुकूली विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन।
एडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, कि मान लो, ध्यान से समझना ना, कोई एरिया है, उस एरिया स्पेसिफिक एरिया है ना, उस एरिया स्पेसिफिक एरिया में कोई एक जीव था, उसके बहुत सारे, ध्यान से समझना, उसके बहुत सारे क्या बन गए, संतति बने, और वो अलग अलग तरीके से एडेप्टेशन किए, क्या किए, एडेप्टेशन किए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। अच्छे से समझ आएगा उदाहरण से, ध्यान से समझो। जब डार्विन, ध्यान से समझना, जब डार्विन HMS बीगल से क्या कर रहा था, अपना यात्रा कर रहा था, तो वो कहां पास गया था, गैलापैगो द्वीप। गैलापैगो द्वीप में, ध्यान से समझना, टोटल कितना द्वीप था, 22। कितना द्वीप था, 22। और ये जो 22 द्वीप था, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो 22 द्वीप था, उस 22 द्वीप में, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। टोटल 13 प्रकार की चिड़िया पाई जाती थी, और इसी को बोला जाता था डार्विन्स फिंचे। क्या बोला जाता था, डार्विन्स फिंचे। क्लियर है। उन्होंने एक चीज देखा कि ये जो सारी चिड़िया है वो सेम टू सेम स्पीसीज है, ठीक है, लेकिन सबके चोंच का जो आकार है, ठीक है ना, उसका जो संरचना है वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। और ये हुआ किस कारण है, वहां पास उपस्थित भोज्य पदार्थ के कारण। किसके कारण हो गया, भोज्य पदार्थ के कारण। क्लियर है कि नहीं। उसमें क्या था, ध्यान समझना, वहां जो सबसे पहले जो चिड़िया आया था, ठीक है, वो केवल किसका भक्षण करता था, बीज का। वो केवल बीज को खाता था, सीड को खाता था। क्लियर है, सीड को खाता था। फिर धीरे से ऐसा हुआ कि ये 22 महाद्वीप है, तो कोई एक महाद्वीप में फल का मात्रा ज्यादा था, किसी एक महाद्वीप में कीड़े ज्यादा रहे होंगे, किसी एक महाद्वीप में कैक्टस रहे होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वहां पास उपस्थित जो भोज्य पदार्थ है, उसके आधार पर उन चिड़ियों ने अपने चोंच के आकृति में क्या कर लिया, एडेप्टेशन कर लिया, अनुकूलन कर लिया, ताकि वो आसानी से भोज्य पदार्थों को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। क्या कर सके, ग्रहण कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब एक हमारा, ध्यान समझना, सीड ईटर जो चिड़िया था, सीड ईटर था एक, ठीक है ना, उससे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने वाले, ठीक है ना, चिड़ियों का क्या हुआ, विकास हुआ। एक ऐसे चिड़िया का विकास हुआ जो इंसेक्ट को खाता रहा होगा, एक ऐसे चिड़िया का विकास हुआ जो फ्रूट को खाता था, ऐसे चिड़िया का विकास हुआ होगा, ठीक है, जिसका क्या, जो किसको खाते होंगे, कैक्टस को। और इनके चोंच के आकृति में क्या था, हल्का हल्का डिफरेंस था, ताकि वो आसानी से अपने भोज्य पदार्थों को क्या कर सके, खा सके। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, यहां पास भोज्य पदार्थ के अनुरूप वो क्या कर रहे हैं, अपने चोंच की आकृति में अनुकूलन कर रहा है। क्या कर रहा है, अनुकूलन। और ये हमको दिखाई देता है कैसे, एक रेडिएशन की तरह। किसकी तरह दिखाई देता है, रेडिएशन की तरह। जैसे देखना, एक बिंदु से ऐसा रेडिएशन निकलता है ना, तो वैसे ही समझो कि इनका एक पूर्वज था, सीड ईटर वाला बर्ड, और उनसे बहुत सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, बर्ड का क्या हुआ गया, विकास हो गया। समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अनुकूली विकिरण। क्या बोलते हैं, अनुकूली विकिरण। अच्छा, यहां पर देखो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, अपसारी विकास की तरह। किसकी तरह, अपसारी विकास। याद करो, समजात अंग जब हम लोग पढ़े थे तो क्या बोले थे, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति क्या हो, समान, लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग। सेम टू सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है। यानी कि जब आपका अनुकूली विकिरण है, जो हमारा अनुकूली विकिरण है, और कौन सा टॉपिक आपका, समजातता का टॉपिक। कौन सा टॉपिक, समजातता का टॉपिक। ये सेम टू सेम किसको शो करता है, आपके किसको शो करता है, अपसारी विकास को। किसको शो करता है, अपसारी विकास को। यहां तक क्लियर है कि नहीं कहानी, समझ आया। आगे बढ़ जाए क्या। ठीक है, तो ये कहानी हो गया टोटल एडेप्टिव रेडिएशन का पहला उदाहरण, डार्विन की फिंचे। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा उदाहरण देखें क्या। ठीक है, पहला उदाहरण क्लियर है कि नहीं, एडेप्टिव रेडिएशन का, डार्विन की फिंचे। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है किसका, ध्यान से समझना, मार्सुपियल जितने भी एनिमल है उनके बारे में। अब मार्सुपियल एनिमल क्या है, देखो, जब क्या हो रहा था, पृथ्वी में विभिन्न महाद्वीप बने थे, तो सारे के सारे जो द्वीप थे एक साथ जुड़े हुए थे। ऐसा बोला जाता है कि महाद्वीपीय विचलन आया होगा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अन्य सभी उप महाद्वीपों से क्या हो गया होगा, अलग हो गया होगा। ठीक है, और वहां पास जो जिन जीवों का विकास हुआ, वो अन्य महाद्वीप पर उन जीवों का विकास नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है कि नहीं। और ध्यान से समझना, जैसे कि एग्जांपल दिया है किसका, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जीवों का ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मार्सुपियल रेडिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मार्सुपियल रेडिएशन। यहाँ पास जो जीव रहते हैं अधिकतर पाउच बियरिंग होते हैं, मतलब उनके बॉडी में एक ऐसा पाउच रहता है जिसमें उनके जीव, इनके बच्चे का क्या होता है, विकास। एग्जाम्पल कंगारू। ठीक है ना। अब ध्यान समझना, इन सब के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने भी मार्सुपियल जीव बने, उन सब के पूर्वज कोई एक थे, उन सब के पूर्वज कोई एक थे। उनमें से किसी एक का तास्मानियन वुल्फ का विकास होगा, उन्हीं में से किसी का विकास हुआ होगा, टाइगर कैट का, बैंडेड एंट ईटर का, मार्सुपियल रेट का विकास हुआ होगा, कंगारू का हुआ होगा, वॉम्बैट का। नाम याद रखना है, नाम।
ठीक है। बैंडिकोट क्या है? बैंडिकोट। कोयला का विकास हुआ होगा, मार्सुपियल मोल का विकास हुआ होगा, सुगर ग्लाइडर का विकास हुआ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इन सब चीजों का क्या हुआ है? विकास। ये ध्यान समझना, इन सब का जो पूर्वज है वो टोटली कौन है? एक है, कोई एक। समझ आ रहा है कि नहीं? और उन्हीं से क्या हुआ है? विकास। तो ऐसा समझना कि अलग अलग वातावरण रहा होगा। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी तो अलग अलग वातावरण रहा होगा, वहां पास का कुछ अलग स्थिति रहा होगा, वहां पास का भोजन कुछ अलग रहा होगा। तो उसके आधार पर वो अपने आप में बॉडी में क्या किए होंगे? एडेप्टेशन किए होंगे, अनुकूलन किए होंगे। अनुकूलन वाला चैप्टर में भी पढ़े थे ना, ठीक है, कि वातावरण के अनुसार भी अनुकूलन होता है, बिहेवियर भी होता है, मॉर्फोलॉजिकल भी होता है, बहुत सारा अनुकूलन का टाइप होता है। तो ऐसा समझो कि वहां पास रहने वाले जो जीव थे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रहने वाले जीव, वो क्या किए होंगे? थोड़े बहुत अनुकूलन किए होंगे। और ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है? रेडिएशन के जैसा। तो ये भी उदाहरण किसका हो गया? एडेप्टिव रेडिएशन का। किसका? एडेप्टिव रेडिएशन। ऐसा समझना कि सूर्य का किरण है, उससे रेडिएशन निकल रहा है, यानी एक पूर्वज है, उनसे विभिन्न प्रकार की जातियों का क्या हो गया है? विकास हुआ है। क्लियर है कि नहीं? नाम समझ आया कि नहीं? अच्छा, ये भी किसका विकास का उदाहरण है? अभिसारी की अपसारी? अपसारी विकास का। किसका उदाहरण है? अपसारी विकास का। यहां तक क्लियर है। तीसरा उदाहरण दिया है प्लेसेंटल मैमल्स जो रहते हैं। ये तो मार्सुपियल हो गया, ठीक है, जो केवल और केवल कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना, अब हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप या अन्य उपमहाद्वीपों में पाए जाने वाले आपके जीवों का। ठीक है ना? ध्यान देना, अन्य महाद्वीप ध्यान देना। जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत जिसमें शामिल है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? देखो, मोल पाया जाता है, एंटीटर पाया जाता है, माउस पाया जाता है, लेमूर पाया जाता है, फ्लाइंग स्क्वायरल उड़न गिलहरी बोलते हैं, ये पाया जाता है, बॉम्ब कैट पाया जाता है और वुल्फ पाया जाता है। ध्यान समझना, इन सब का पूर्वज कोई ना कोई एक हुआ होगा। तो इसको हम लोग कौन सा विकास बोल रहे हैं? हम लोग अभी अपसारी विकास। क्या बोल रहे हैं? अपसारी विकास। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? अपसारी विकास। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। वैसे ही सेम टू सेम ये ऑस्ट्रेलियन का मार्सुपियस था, इन सब के पूर्वज कोई ना कोई एक रहे होंगे, तो इन सब का विकास हुआ है उससे। और ये क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन। क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन। और इसको भी हम लोग कौन सा विकास बोल रहे हैं? अपसारी विकास। तो ये भी अपसारी विकास, ठीक है। और ये भी कौन सा विकास है? अपसारी विकास। क्या है? अपसारी विकास। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये दोनों क्या हो गया? आपका अपसारी विकास। अब जब दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन दिखाने वाले, दो अलग अलग, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन है, ये एक अलग एडेप्टिव रेडिएशन है, ये एशिया महाद्वीप का है समझो, और ये वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। लेकिन ये यहाँ अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव भी हैं, वो यदि समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, यदि वो दोनों भी क्या कर रहे हैं? समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे वहां पास पाया जाने वाला माउस, यानी हमारे यहाँ पाया जाने वाला माउस, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल माउस के जैसे सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पाया जाने वाला वुल्फ एशिया महाद्वीप में, और वहां पाया जाने वाला तास्मानियन वुल्फ, ये भी संरचना में आकार की सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। यानी कि ये दोनों का विकास सेम टू सेम हुआ है, पैरेलल इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ इसका? पैरेलल इवोल्यूशन। क्या हुआ है? पैरेलल इवोल्यूशन। तो ये दोनों के दोनों एक प्रकार से समानता ही तो प्रदर्शित कर रहे हैं, अब समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी एक बिंदु में फिर से आ गए, तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा विकास बोलेंगे? अभिसारी विकास। क्या बोलेंगे? अभिसारी विकास। क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान समझना, आपका प्लेसेंटल मैमल्स और कौन सा मैमल्स? आपका मार्सुपियंस, सॉरी कौन है? मार्सुपियंस। ये दोनों अलग अलग तो अपसारी विकास दिखाते हैं, लेकिन यदि समानता दिखाता है, पैरेलल इवोल्यूशन दिखाए। क्या दिखाए? पैरेलल इवोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैसा विकास शो करेंगे? अभिसारी विकास। कैसा शो करेंगे? अभिसारी विकास। समझ आया कि नहीं? अभिसारी विकास, अभिसारी विकास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोला हूं मैं अभिसारी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? तो एडेप्टिव रेडिएशन को कितने उदाहरण से समझाना? 3। डार्विन का फिंचेफस लिख दोगे तो भी तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक मार्सुपियल वाला उदाहरण लिख सकते हो तो भी, और एक ये तीनों वाला में से कोई एक। मैं बोल रहा हूँ डार्विन का फिंचे लिखना, वो आसान है और बहुत अच्छे से समझ आता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? तो ये हो गया पूरा तुम्हारा अनुकूली विकिरण का टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कार्बनिक विकास के संदर्भ में क्या दिया गया है? अलग अलग वाद दिया गया है। ये समझ आ गया ना? पैरेलल इवोल्यूशन होता है जब अनुकूली अभिसारता निकट संबंधी जातियों में पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन। लेकिन जब दो स्वतंत्र परंतु समान प्रजाति एक ही दिशा में विकसित होता है, तो स्वतंत्र रूप से समान लक्षण ग्रहण करता है, तो समांतर विकास होता है। इसका और इसका कैरेक्टर सेम टू सेम है। ये भेड़िया और तास्मानियाई भेड़िया दोनों का सेम टू सेम कैरेक्टर होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका क्या हुआ है? बोलेंगे पैरेलल इवोल्यूशन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट?
डाइवर्जेंट, अभिसारी विकास। क्या बोलेंगे? अभिसारी विकास हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी। हेडिंग डालेंगे लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी। क्या होता है लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी? ध्यान से समझने का कोशिश कर रहा हूँ। लैमार्क नामक एक वैज्ञानिक आए थे, ठीक है ना, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। वो क्या बोला कि कोई भी जो जीव का विकास हुआ है, ध्यान से समझना, कोई भी जो जीव है उसमें कोई कैरेक्टर आया है, तो वो जो कैरेक्टर थे उसके पूर्वजों ने बार बार क्या किया है? उपार्जित किया था, अपने जीवन काल में ग्रहण किया था। समझने का कोशिश करो। ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे लोहार है, तो लोहार अपने दाएं हाथ का उपयोग कर रहा है हथौड़ा मारने के लिए, तो उसका जो हाथ है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? मजबूत हो गया, क्योंकि इस ऑर्गन का क्या कर रहा है? वो बहुत ही ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो लड़का आएगा, उसका जो बेटा आएगा, बेटी आएगा, तो उसका जो हाथ रहेगा वो भी क्या होगा? बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। क्या होगा? बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। ये थ्योरी कौन दे रहा है? लैमार्क दे रहा है। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी मतलब अपने जीवन काल में हम लोग जो भी लक्षण को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसको उपार्जित लक्षण बोला मैं। ठीक है, और उसी का क्या होता है? वंशागतिकी होता है। क्या होता है? वंशागतिकी। इसको एक उदाहरण से देकर से समझाना चाहा कि जो जिराफ रहता है, ठीक है ना, उसका गर्दन लंबा कैसे हुआ, इसको समझाने का कोशिश किया। असल में क्या था, ध्यान से समझना, पहले जो जिराफ थे उनका जो गर्दन था वो छोटा था, और जो पेड़ में पत्ते लगे रहते वो थोड़ा ऊंचाई में लगे रहते थे। तो जिराफ क्या करता था? बार बार अपने गर्दन को उठाता था, बार बार अपने गर्दन को उठाता था, और गर्दन को बार बार उठाने के कारण यहाँ पास क्या लगता था? वाइटल फोर्स। कौन सा वर्ड यूज किया है? वाइटल फोर्स लगता था। और चूंकि ये लक्षण बार बार ये कर रहा था, तो इसका गर्दन धीरे से क्या हो गया? लंबा हो गया। और फिर इसका जितना भी संतति आया उसका गर्दन कैसे होने लग गया? लंबा होने लग गया। क्लियर है कि नहीं? तो उपार्जित लक्षण, अपने जीवन काल में जो लक्षण वो क्या किया? अर्जित किया, उसी का क्या हुआ? वंशागतिकी। क्या हुआ? वंशागतिकी। कौन बोल रहा है? लैमार्क। कौन बोल रहा है? लैमार्क। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है। लैमार्क ने कौन से सन में बताया? 1714 से लेकर के 1829 के बीच में। 1829 के पहले का थ्योरी है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका कितना की कॉन्सेप्ट है? चार थ्योरी बोला है, मतलब 4 चीज बोला है। ये टोटल कितना पॉइंट बोला? 4 चीज, 4 पॉइंट बोला। क्या 4 पॉइंट है? ध्यान देना, मैं बता देता हूं। थ्योरी ही है टोटल। पहला थ्योरी क्या बोला है? ध्यान देना, इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। हर जीव के शरीर में क्या होता है? एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, एक जैव शक्ति होता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मैं, ध्यान समझना, यदि बार बार बहुत ज्यादा दिमाग का यूज कर रहा हूं तो मेरे पूरे बॉडी का बल कहां पास आ जाएगा? दिमाग में आ जाएगा। बार बार यदि अपने हाथों का प्रयोग हथौड़ा मारने के लिए कर रहा हूं, पूरा शक्ति कहां पास आ जाएगा? हथौड़े में, यानी हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही समझो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अरे यार हंसो मत। ठीक है, जिराफ है तो जिराफ बार बार गर्दन ऊंचा कर रहा था, तो उसके वाइटल फोर्स जो थे कहां पास आ गए थे? गर्दन में आ गए। पहला चीज तो यही बोला। ठीक है ना? यानी कि कोई भी जो जीव रहता है उसमें एक आंतरिक जैव शक्ति होता है। आंतरिक जैव शक्ति के कारण वो अपने अंगों का विकास कर सकता है। पहला चीज ये बोला। दूसरा चीज क्या बोला? ध्यान दो। ठीक है, वातावरण का प्रभाव व नई आवश्यकता। वातावरण का प्रभाव व नई आवश्यकता, व नई आवश्यकता। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये जो जिराफ था, ठीक है, क्या इसके आसपास ऐसा पौधा नहीं था कि जिसको वो आसानी से खा सके? ये काहे एकदम पेड़ में उपचा डंगाली में जो लगा है पत्ती, उसी को खाने के लिए कूद रहा था? ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा हुआ होगा कि उस टाइम में जितने भी, ठीक है ना, जो नीचे में उगने वाले आपके क्या है पेड़ पौधे, वो क्या हो गए होंगे? नष्ट। और ऊंचाई में उगने वाले, ऊंचाई में आने वाले पत्ते आने वाले पौधे रहे होंगे उस टाइम में। मतलब वातावरण प्रभाव डाल रहा है जीव के ऊपर, तभी तो उसके अंदर आवश्यकता है ना। और आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार की जननी है। यदि उसको आवश्यकता नहीं पड़ा रहता, ठीक है, तो क्या वो अपनी इंटरनल वाइटल फोर्स का उपयोग करता? क्या नहीं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है ये? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। ठीक है, तो इसके आधार पर वो क्या बोल रहा है कि वो बार बार अपने गर्दन को क्या किया? वो लंबा करते गया। ठीक है ना, कोशिश किया। तो इसके कारण यहाँ पास क्या लग रहा था? जैव शक्ति लग रहा था। यानी कि वो अपने अंग का क्या कर रहा है? बार बार उपयोग कर रहा है। ठीक है ना, ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज। ठीक है, तो उसी के आधार पर जिस अंग का उपयोग सबसे ज्यादा होगा वही अगले पीढ़ी में क्या होगा? वंशानुगत होगा। क्या होगा? वंशानुगत होगा। कितना पॉइंट हो गया? टोटल 3। और चौथा सबसे लास्ट हम बोला, ये जो वाइटल फोर्स के कारण जिस अंग का उपयोग कर रहा था उसका विकास ज्यादा हो गया,
और कोई नया कैरेक्टर बना होगा और वही जो कैरेक्टर है वो आगे पीढ़ी में जाता है। तो उदाहरण दे दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी बोला, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी। तो लैमार्कवाद का टोटल कितना की पॉइंट है? 4। ठीक है, हर जीव के पास एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। ठीक है, ये इंटरनल वाइटल फोर्स को वातावरण में क्या नया प्रभाव पड़ रहा है, क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर लगाता है और कोई अपने एक अंग का उपयोग करता है या अनुपयोग करता है। जिस अंग का बहुत ज्यादा उपयोग होगा वो अंग आगे पीढ़ी में क्या हो जाएगा? संचरित हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। और जिस चीज का उपयोग वो नहीं करेगा, जिस ऑर्गन का उपयोग वो नहीं करेगा, वो धीरे से क्या हो जाएगा? गायब। अब उदाहरण दे दिया किसका? जिराफ का लंबा गर्दन का। ठीक है, जिराफ का जो गर्दन था छोटा था, लेकिन पेड़ में जो पत्ती लगता था वो ऊंचाई में लगता था, तो वो बार बार क्या करता था? अपने गर्दन को उठाने का प्रयास करता था। तो सबसे ज्यादा कौन से अंग का उपयोग किया? अपने गर्दन का। इस कारण गर्दन क्या हो गया? लंबा। और उसका जितना संतति आएगा वो कैसे रहेगा? लंबा गर्दन वाला। क्लियर है? दूसरा वो उदाहरण दे दिया किसका? सांप का। सांप को रेंगने के लिए पैर का जरूरत नहीं था, तो धीरे धीरे उसके पैर क्या हो गए? गायब। तो पैर का वो यूज ही नहीं किया, तो अगले पीढ़ी में जाएगा क्या? नहीं। तो अंगों का अनुपयोग हुआ, अनुपयोग नहीं है तो आगे पीढ़ी में जाता नहीं है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो उदाहरण तुम लोग लिख सकते हो ना, उदाहरण लिख देना, नहीं पूरा पॉइंट लिखना। लैमार्कवाद लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है ना? ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, अजीब नाम है। ठीक है ना, नॉर्मली नाम याद रख लेना, लैमार्क साहब ने दिया। 1714 से 1829 के बीच में है। यहां तक क्लियर है? प्रमुख अभिग्रहित क्या है? जिराफ की लंबा गर्दन का उदाहरण देना, जिराफ की लंबी गर्दन क्यों बना, और दूसरा उदाहरण क्या देना? लंबी गर्दन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बात करना। और उसके बाद दूसरा उदाहरण दे देना क्या? सर्प में या सांप में पैर का विलुप्त हो जाना। सांप में पैर का क्या हो जाना? विलुप्त हो जाना। सांप में पैर पाया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि उस ऑर्गन को वो कभी यूज ही नहीं किया। सांप में पैर का विलुप्त हो जाना। तो एक अंगों के उपयोग के ऊपर आधारित है और एक अंगों के अनुपयोग। अनुपयोग हुआ, इसका उपयोग ही नहीं हुआ, तो ये आगे पीढ़ी में जाता है क्या? नहीं। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, मतलब वो लैमार्क का कहानी ये था कि जीवों का विकास अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के आधार पर हुआ है। क्लियर है कि नहीं? लंबा गर्दन वाला जिराफ इस कारण आया क्योंकि वो अपने गर्दन का बार बार क्या करता था? यूज करता था। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब लैमार्कवाद का ये पूरा थ्योरी हो गया, उदाहरण दे डाले। अब इसका क्या क्या कमी था? ठीक है, अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कमी था, लैमार्कवाद का आलोचना क्या हुआ। ठीक है, आलोचना देखो, आलोचना, लैमार्कवाद का आलोचना। ठीक है, लैमार्कवाद का आलोचना क्या है? देखो, सबसे पहले लैमार्कवाद का आलोचना सबसे प्रबलता के साथ किस वैज्ञानिक ने किया है? वीजमैन। ठीक है, किसने किया है? वीजमैन। वीजमैन क्या बोला? ध्यान से समझने का कोशिश करो। वो क्या किया? चूहा लिया और चूहा का क्या काट दिया? पूंछ को काट दिया। चूहे का क्या काट दिया? पूंछ को काट दिया। क्लियर है? क्या वो अपने जीवन काल में पूंछ का यूज करेगा क्या? नहीं, जन्म लेते ही पूंछ को काट दिया वो। ठीक है, तो दूसरा पीढ़ी में जो चूहा आया उसका फिर पूंछ था, फिर उसका पूंछ को काटा, फिर तीसरा पीढ़ी में आया, फिर उसका क्या था? पूंछ था। यदि वो अपने जीवन काल में पूंछ का उपयोग कर ही नहीं रहा है, जन्म होते साथ उसका पूंछ को काट दिया जा रहा है, तो उसके अगली पीढ़ी में पूंछ क्यों आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? और ऐसा कितना पीढ़ी तक ये प्रयोग किया है? 22 पीढ़ी तक। ठीक है, और लैमार्क को कहा कि तुमने जो थ्योरी दिया है वो क्या है? गलत है। यदि अंगों के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर जीवों का विकास हुआ है, ठीक है, तो मैं तो चूहे का 22 जनरेशन तक का अध्ययन किया हूं। ठीक है, कि कोई चूहा आता था, उसका पूंछ काट देता था, अपने जीवन काल में पूंछ का उपयोग नहीं किया, तो उसका जो संतति आना चाहिए उसमें पूंछ होना नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? होना नहीं चाहिए। लेकिन आपके थ्योरी के अनुसार तो फिर कहानी अलग चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? हर पीढ़ी में पूंछ आ रहा था। तो इसने क्या बोला वीजमैन ने कि आप जो थ्योरी दे रहे हो ना वो क्या है? गलत है, मैं थ्योरी देता हूं। और वीजमैन ने अपना एक थ्योरी दिया जिसको बोला गया क्या? जर्म प्लाज्म सिद्धांत। क्या बोला गया? जर्म प्लाज्म सिद्धांत। क्या दिया? जर्म प्लाज्म सिद्धांत। वीजमैन का जर्म प्लाज्म सिद्धांत क्या बोलता है? देखो, कोई भी जीव में 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो साइटोप्लाज्म होता है, एक तो क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और एक होता है आपका कौन सा प्लाज्मा? जर्म प्लाज्मा। क्या होता है? जर्म प्लाज्मा। क्लियर है? साइटोप्लाज्म जो रहता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के ऊपर जितने भी आधारित गुण धर्म होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते नहीं है। लेकिन जो जर्म प्लाज्मा में उपस्थित गुण धर्म है, जर्म प्लाज्मा मतलब जर्म सेल। जर्म सेल कौन कौन सा है? स्पर्म और ओवा। क्लियर है कि नहीं? तो जर्म प्लाज्मा में जो भी गुण रहेंगे, ध्यान समझना, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, जो जर्म प्लाज्मा रहता है वो अगली पीढ़ी में जाता है।
साइटोप्लाज्म अगली पीढ़ी में जाता नहीं है। अगली पीढ़ी में कौन जाता है? जर्म प्लाज्म, ठीक है ना। अगली पीढ़ी में कौन जाता है? जर्म प्लाज्म। इस कारण, ठीक है ना, इस कारण क्या रहता है, जीवों का विकास सेम टू सेम होता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? देखो लैमार्क का क्या बोल रहा था, उपार्जित लक्षणों का वंशागतिकी होता है। उसके थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए कौन आया? वीजमैन। वीजमैन क्या किया, चूहे का 22 पीढ़ी तक ग्रोथ कराया और हर एक पीढ़ी का क्या काट देता था? पूंछ को काट देता था। चूंकि पूंछ का उपयोग नहीं हो रहा था तो बिना पूंछ वाले चूहे उत्पन्न होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो लैमार्क का थ्योरी तो फेल हो गया ना। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी वाला थ्योरी क्या हो गया? फेल। अरे भैया वो अपने जीवन काल में कभी पूंछ का यूज ही नहीं किया, लेकिन फिर भी पूंछ तो आ रहे हैं ना, यानी तुम्हारा थ्योरी क्या है? गलत। तो मैं अपना थ्योरी देता हूँ। उसका थ्योरी क्या था? जर्म प्लाज्मा सिद्धांत। वो क्या बोलता है, कोई भी जीव के शरीर में कितने प्रकार का द्रव्य होते हैं? 2 प्रकार के, एक साइटोप्लाज्मा और एक जर्म प्लाज्मा। जर्म प्लाज्मा ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और जर्म प्लाज्मा में जो गुण होते हैं वही आगे की पीढ़ी में जाते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि जो चूहे का पूंछ वाला जो कैपेसिटी था वो कौन से प्लाज्मा में रहा होगा? जर्म प्लाज्मा में। किस में रहा होगा? जर्म प्लाज्मा में। तभी तो वो अगली पीढ़ी में गया। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ये कहानी हो गया किसका? वीजमैन का। किसका? वीजमैन का। और ये तो चलो ये अपना थ्योरी दे दिया, ठीक है। वैसे ही सोचो कि जैसे कि पहले जमाने में भारतीय महिला अपने नाक का कान का छेदन करती हैं, ठीक है ना, तो उनके बच्चे लोग रहते हैं, क्या उनका नाक कान छेदाया हुआ उत्पन्न होता है? नहीं ना, ठीक है। चीन की जो महिलाएं रहती है अपना पैर छोटा रह करके क्या बोला हूं मैं, लोहे का सैंडल जूता पहनती है, लेकिन उनका जैसा पैर रहता है वैसी का वैसे ही रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन कुछ मामलों में लैमार्क का बात सही है। कुछ मामलों में जैसे कि हम लोग जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ब्रेन का यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे, हमारा ब्रेन उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएगा? एक्टिव होते जाएगा। और हमारा इन फ्यूचर जो जनरेशन आएगा, ठीक है, उसका ब्रेन भी क्या होगा? एक्टिव होगा। ऐसा बोला जाता है। जैसे कि ऐसा बोला जाता है ना कि इंडिया के जो बेस्ट डॉक्टर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। यानी कि यहाँ के ज़्यादा बेस्ट लोग कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका। फिर अमेरिका में इंडियन के जो बच्चे होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा क्या होते हैं? प्रतिभाशाली। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पास लैमार्क का बात थोड़ा बहुत लग सकता है बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। कहाँ पास? बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। और बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब। क्लियर है? लेकिन फिर भी लैमार्क का बात के ध्यान से समझना, समर्थक से ज्यादा क्या है? आलोचक है। क्या है? आलोचक। और टोटली तुम ही लोग सोचना यार, उपार्जित लक्षणों के आधार पर वंशागतिकी, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, ऐसा वाला कहानी ये क्या है? गलत है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब इन सब थ्योरी को दूर करते हुए आपके कौन साहब आए? डार्विन। कौन आए? डार्विन। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डार्विनवाद के बारे में। किसके बारे में? डार्विनवाद। हेडिंग डालो, डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक थे। उनको ध्यान समझना, ब्रिटेन के सरकार ने, ठीक है, 1831 में कहाँ भेजा? एक समुद्री यात्रा में। कहाँ भेजा? समुद्री यात्रा में। कितने साल के लिए भेजा था? 5 साल के लिए। लेकिन निकल के कितने, 3 साल के लिए भेजे थे, लेकिन निकल कितने के लिए? 5 साल। तो कौन से सन में वापस आए? सन 1836 में। और कौन से शिप से यात्रा कर रहे थे? HMS बीगल। HMS बीगल से यात्रा कर रहे थे। क्लियर है कि नहीं? इनका यात्रा शुरू हुआ था लंदन से और समाप्त भी हुआ लंदन में। पूरा बताया था ना डायग्राम, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये कौन से द्वीप पर गए बोला था मैं? गैलापैगो द्वीप में गए। गैलापैगो द्वीप में कितना छोटा छोटा द्वीप था? 22 तो, ठीक है ना। और वहाँ उनको क्या दिखा? डार्विन की फिंचे। डार्विन फिंचे क्या देखे? डार्विन फिंचे। इसके अलावा वहाँ पास अलग अलग प्रकार के उभयचर भी थे, वहाँ अलग अलग प्रकार के कछुए भी थे ना, याद रखना। इन सब के बारे में देखा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, उसके अलावा ध्यान समझना, डार्विन जो थे वो 2 वैज्ञानिक से प्रभावित हुए। कितने वैज्ञानिक से? 2। डार्विन 2 वैज्ञानिक से प्रभावित हुए। पहला कौन वैज्ञानिक था? माल्थस। कौन सा वैज्ञानिक? माल्थस, ठीक है ना। पहला वैज्ञानिक कौन है? माल्थस। और दूसरा वैज्ञानिक है आपके वेलेस। कौन है? वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस, वेलेस याद रखना, वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस, ठीक है। ये काम कर रहे थे किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर काम कर रहे थे? पॉपुलेशन के ऊपर। और अल्फ्रेड वेलेस जो थे, ठीक है ना, वो जियोलॉजी के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। किसके ऊपर? जियोलॉजी पर अध्ययन कर रहे थे, पॉपुलेशन पर अध्ययन कर रहे थे। और ये किसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे? जियोलॉजी। क्लियर है कि नहीं? और ये अल्फ्रेड वेलेस कहाँ के थे? मलय आर्कपेलेगो द्वीप, मलय
आर्क, मलयार्क, पेलेगो द्वीप। कहाँ काम कर रहे थे? मलय आर्क पेलेगो द्वीप में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से समझना, डार्विन जी ने क्या किया, ध्यान से समझना। माल्थस का पॉपुलेशन के ऊपर किया गया अध्ययन और अल्फ्रेड वेलेस का जियोलॉजी पर किया गया अध्ययन इसको, और अपना खुद कहाँ अध्ययन किया था? गैलापेगोस द्वीप पर अध्ययन। इन तीनों को क्या किया? एक साथ मिलाकर के निष्कर्ष निकाला और एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम क्या रख दिया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे लिख सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। माल्थस साहब ने क्या बोला था कि कोई भी जो जीव रहता है वो एस शेप ग्रोथ कर्व के आधार पर क्या करता है? ग्रोथ करता है। मतलब ध्यान समझना, हर एक जीव को, ठीक है ना, हर एक जीव के पास यदि पूरी तरीके से कैसा स्थिति आ जाए, प्राकृतिक, उसको पूरा आहार मिले, पूर्ण उपलब्धता किसका हो? आहार का और आवास का, तो अपना मैक्सिमम ग्रोथ करना चाहेगा। लेकिन जो प्रकृति रहता है वो उसके ऊपर क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अवरोध। क्लियर है? कैरिंग कैपेसिटी दिखाता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण वो अपना मैक्सिमम ग्रोथ कर नहीं पाता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? अच्छा, उसके बाद अल्फ्रेड वेलेस भी अपना प्रयोग कर रहा था। इन तीनों ने निष्कर्ष निकाल करके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक दिया। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के काम से प्रभावित होकर और अपना खुद का एक्सपेरिमेंट सबको जोड़ा और जोड़ करके एक बुक लिख दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, की जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इस बुक में क्या क्या मेन पॉइंट था और जीवन की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया। ये जो बुक था वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था, बोला जाता है कि बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक उस समय ये था, और इसी के कारण मेंडल को उतना ज्यादा महत्व उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि सारे के सारे लोग इस बात को जानने में इंटरेस्टेड थे कि जीवन का उत्पत्ति आखिर हुआ कैसे है। क्लियर है? और ये 5 साल घूमे थे और पूरे सरकारी खर्चे में घूमे थे, तो सरकार का जो कहना था, ये बहुत बड़े उस टाइम के साइंटिस्ट है ना ये, ठीक है, तो इन्होंने अपने बुक में क्या क्या लिखा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और डार्विन का ध्यान से समझना। डार्विन जब अपना थ्योरी दिया इस बुक के अनुसार, ठीक है, डार्विन के थ्योरी के मुख्यतः कितना बिंदु है? 2 बिंदु है। कितना बिंदु है? 2 बिंदु। पहला बिंदु है आपका, ध्यान से समझना, शाखनी अवरोहण, ब्रांचिंग डिसेंट। पहला बिंदु क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा है आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। डार्विन का सिद्धांत का मुख्यतः कितना बिंदु है? 2 बिंदु। मुख्यतः कितना बिंदु? 2 बिंदु। ये क्या बोलता है? ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट, शाखनी अवरोहण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शाखनी, ब्रांच, शाखा, अवरोहण। ध्यान से समझो, ये ध्यान से समझना ना, ब्रांचिंग डिसेंट, शाखनी अवरोहण, और दूसरा क्या है आपका बोल रहा हूं मैं? नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान से समझना, कोई एक जीव है, उसका रिप्रोडक्शन करने का क्षमता रहता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने का क्षमता है, तो कितना जीव बनाएगा? ये 2 जीव बनाया। क्लियर है? अब इसमें से कोई एक जीव जो योग्य रहेगा, जो हर प्रकार की परिस्थिति को सहन कर पाएगा, वही इन फ्यूचर आगे जाकर के फिर से संतति का क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा। यहाँ पास एक जीव खत्म होगा और एक जीव क्या रहेगा? जीवित रहेगा। इस चीज को कौन डिसाइड कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रकृति। तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, किसी एक का सिलेक्शन होगा, किसी एक का सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन होगा वो फिर से रिप्रोडक्शन करेगा, तो कोई एक जीव बनेगा, यानी ध्यान देना, फिर से रिप्रोडक्शन किया, 2 जीव बना, उसमें से फिर क्या होगा? यहाँ पास नेचुरल सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद कोई एक जीव रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या बन रहा है? अलग अलग ब्रांच बन रहा है, और उसके बाद उसमें से कोई एक जीव को किसके द्वारा रोका जा रहा है? नेचर द्वारा। किसके द्वारा रोका जा रहा है? नेचर के द्वारा। और वो बोल रहा है कि सर्वाइव वही करेगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा? फिट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की क्या होगी? उत्तरजीविता होगा। जो योग्य रहेगा वो जीवित रहेगा। पूरा ऐसा समझो कि तुम अपने डेली लाइफ में चल रहे हो, ठीक है, एकदम आपाधापी चल रहे हैं, ठीक है, हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। अब हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, एक रेस चल रहा है, उसमें जो योग्य रहेगा वही क्या होगा? जीतेगा। समझ आ रहा है नहीं? जो हर एक परिस्थिति को क्या करेगा? सहन करेगा। जैसे ठंड का दिन है अभी, तो ठंड के दिन में जो 4 बजे उठेगा,
ठीक है, सुबह से उठेगा फिर पढ़ने के लिए बैठेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, पढ़ने के लिए बैठेगा लगातार, और जो सोया है तो सोया ही है, ऐसा भी कहानी हो सकता है। ठीक है, अब जो योग्य रहेगा वहां पास हर एक परिस्थिति में, ठीक है, हर एक परिस्थिति, ये तो हम लोग का ही बात हो रहा है, बोलो, ठीक है, जो सोया रहेगा वो क्या इन फ्यूचर आगे कुछ कर पाएगा क्या ऐसी स्थिति में, जितना उसका प्रोडक्टिविटी होता उतना वो क्या अपना रिजल्ट दे पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको कौन सेलेक्ट कर रहा है अभी, नेचर। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ऐसा समझ सकते हो यार, जो योग्य रहेगा वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। 100 बात का एक बात, 2 बिंदु, ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग होते जाता है, ठीक है, ये क्या है, वर्क है ना, ठीक है ना, ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट हो रहा है ना ये, और उसके ऊपर कौन सिलेक्शन कौन कर रहा है, नेचर कर रहा है, कौन कर रहा है, नेचर कर रहा है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस थ्योरी में और क्या चीज बताया गया, ये तो मेन याद रहेगा नहीं, ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट और दूसरा क्या पढ़ लिए, नेचुरल सिलेक्शन। इसके अलावा इस थ्योरी में और क्या क्या बोला गया कि हर जो जीव रहता है वो, ठीक है ना, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष करता है, उत्तरजीविता के लिए क्या करता है, संघर्ष। हर जो जीव है वो संघर्ष इस कारण कर रहा है, जैसे समझने का कोशिश करो, एलिगेटर रहता है, मगरमच्छ रहता है, मगरमच्छ नदी के किनारे आकर के अपने अंडे को देता है, अब अंडे को छोड़ दिया रहता है, उसमें से कुछ दिन बाद क्या निकलेंगे, मगरमच्छ निकलेंगे, छोटे छोटे मगरमच्छ। अब उस मगरमच्छ को ले जाने का काम उसकी मम्मी भी तो कर सकती थी, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, उनको रेस लगाना पड़ता है। यानी कैसे समझो, ये नदी है तो यहाँ पास ये रेत है, तो रेत में यहाँ पास अंडे थे, अंडे से यहाँ पास से बहुत सारे क्या निकले, एलिगेटर निकले। अब इसी टाइम में यहाँ पास पक्षी रहते हैं, चील वगैरह रहते हैं, वो इनके ऊपर नजर रखे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें से जीतेगा जो, यानी जो जितना जल्दी पानी में जाएगा वही बस बचेगा, जो जितना जल्दी पानी में जाएगा वही बस बचेगा, और बाकी को कौन खा लेगा, ये पक्षी खा लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पास नेचर ही सिलेक्शन कर रहा है, और जो योग्य रहेगा वही क्या होगा, जीवित रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो जिंदगी भी ऐसे ही रहती है। ऐसा समझो, पक्षियों का उदाहरण देखो, ठीक है, पक्षियों में भी क्या होता है, जो पक्षी रहते हैं ना, उन लोग अपने घोंसले को पेड़ों के एकदम ऊपर हिस्से में बनाते हैं, क्लियर है, और जब बच्चे होते हैं तो बहुत सारे अंडे रहते हैं, लेकिन केवल जीवित उसमें से कोई 1-2 ही बचता है। असल में जब वो उड़ान भरने का प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी मम्मी आ बेटा करके सिखा रही हूँ करके तो नहीं सिखाती, जैसे तुमको सिखाया गया तो पीछे में साइकिल को ऐसा पकड़ा गया था, उनके पास ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है, वो छलांग लगाते हैं, सीधा छलांग लगाते हैं, तो जो जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करेगा, अपने पैर पंख को फड़फड़ाएगा बार बार, समझ रहा, वो उड़ पाएगा, और जो नहीं उड़ पाएगा सीधे जमीन से टकराएगा, सिर फटेगा, मर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो जो योग्य रहेगा वही क्या रहेगा, जीवित रहेगा। क्या रहेगा, जीवित रहेगा। पहला चीज समझ आया कि नहीं, पहला पॉइंट, उत्तर जीविता के लिए क्या होता है, जीवों के बीच में संघर्ष होता है। अब ये जो संघर्ष है वो कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से संघर्ष हो सकता है, 3 प्रकार से। पहला संघर्ष जो है, पहला संघर्ष हो जाता है सजातीय संघर्ष। कैसा संघर्ष है, सजातीय संघर्ष, अपने ही जाति के जीवों के बीच में होने वाला संघर्ष। इसको बोलते हैं इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल। एक तो होगा सजातीय संघर्ष हो गया, एक संघर्ष होता है आपका कैसा संघर्ष, अंतर जाति संघर्ष। क्या होता है, अंतर जाति, इंटर स्पीसीज स्ट्रगल। क्या होता है, इंटर स्पीसीज स्ट्रगल। और एक होता है आपका वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, तुम्हारे बीच में एक संघर्ष है, ये किसका परसेंटेज ज्यादा है, ऐसा वाला कहानी चल रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, इंटर स्पीसीज स्ट्रगल। या ऐसा समझना कि बहुत सारे एलिगेटर्स थे, उनके बीच में ही रेस हुआ है, मगरमच्छ के बच्चों के बीच में ही रेस हुआ, एक ही जाति के जीवों के बीच में हुआ, उनमें से जो योग्य रहेगा वो जीवित रहेगा। एक कहानी ऐसा हो सकता है। अब ऐसा समझो कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, ऐसा वाला कहानी है। या फिर ऐसा समझो कि जिस जंगल में शेर का टेरिटरी है वहां बाघ आ सकता है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग जाति हैं, मतलब एक अलग जाति का जीव और एक अलग जाति का जीव, उनके बीच में भी संघर्ष हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, याद करो गैलापैगो द्वीप में बकरी था और एक बिगडन कछुआ था, उनके बीच में संघर्ष हो गया था, ठीक है। और ध्यान देना, कछुआ क्या हो गया, धीरे धीरे बेचारा गायब हो गया, क्योंकि बकरी बहुत ज्यादा जल्दी चढ़ देता था, बकरी का चारण क्षमता क्या था, ज्यादा था। तो अलग अलग जाति है ना, उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। और तीसरा संघर्ष किसके कारण हो रहा है, वातावरण। वातावरण तुम्हारे फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना, तो तुम लोग वहां पास भी जीवित रह पाओगे क्या, नहीं, वहां पास से या तो तुमको हाइबरनेशन में जाना पड़ेगा, या एस्टिवेशन में जाना पड़ेगा, या फिर माइग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन। समझ आया कि नहीं इतना, ठीक है। तो संघर्ष कितने प्रकार से हो सकते हैं उत्तर जीविता के लिए, 3 प्रकार से, एक सजातीय संघर्ष और एक अंतरजातीय संघर्ष और एक
वातावरणीय संघर्ष अपने जाति के जीवों के बीच में, ठीक है, या तो फिर दो अलग अलग जातियों के बीच में, या फिर वातावरण के साथ संघर्ष हो सकता है। किसके साथ? वातावरण के साथ संघर्ष। यहां तक क्लियर है कि नहीं? और ये जो संघर्ष रहता है उसी के कारण क्या आता है होगा? विभिन्नता आता है। क्या आता है? विभिन्नता। और उसी का क्या होता है? वंशागतिकी होता है। क्या होता है? वंशागतिकी होता है। क्लियर है कि नहीं? उसी के कारण जो कमजोर जीव रहेंगे उनको प्रकृति धीरे से क्या कर देता है? विलुप्त कर देता है। और जो जीव क्या रहते हैं? प्रबल होते हैं, उनको एडेप्ट करता है। और उन्हीं का क्या होता है? उन्हीं का जो लक्षण रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे क्या होते जाता है? संचरित होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट क्या बताया है? वो विभिन्नता होता है और वंशागतिकी होता है। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष हो गया। और उसके बाद सबसे उसी में क्या बताया था मैं? योग्यतम की उत्तरजीविता, सबसे मोस्ट टाइम की पॉइंट है। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा वो जीवित रहेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। जो योग्य रहेगा वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और जो योग्य नहीं रहेगा उसको आगे निपटा दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो कितना पॉइंट हो गया आपका? टोटल 3 पॉइंट। कितना हो गया? 3 पॉइंट। किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज भी हो सकता है ना? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज हो सकता है। क्लियर है? और मैं क्या बोला हूं? डार्विन का सिद्धांत कैसे चलता है? किन मुख्य 2 बिंदु पर चलता है? ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है? ऐसा बनता है ना, कोई एक जीव को क्या किया जाएगा? आगे बढ़ने के लिए दिया जाएगा, प्रकृति अवरोध लगाएगा, फिर एक जीव जो योग्य रहेगा वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। फिर इसमें से कोई एक योग्य रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जो योग्य नहीं है वो यहीं पास रुक गया, उसका पीढ़ी। तो यहाँ पास क्या बन रहा है? ब्रांच बन रहा है। और ये इसके ऊपर कौन अवरोध लगा रहा है? प्रकृति। कौन लगा रहा है? प्रकृति। नेचुरल सिलेक्शन कर रहा है। नेचर क्या कर रहा है? सिलेक्शन कर रहा है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ये पूरा चल गया क्या? डार्विनवाद। क्या चल गया? डार्विनवाद। फिर अब पढ़ेंगे क्या? डार्विन के अनुसार अब जिराफ का उदाहरण देखते हैं। डार्विन क्या बोलता था? पहले क्या थे? लंबी गर्दन वाले जिराफ भी थे और छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे। तो ऐसा हुआ कि जो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे, ठीक है ना, लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो योग्य थे। ठीक है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये घास है, ठीक है, ये घास है पूरा ना, ये घास, ये पेड़ है, इस पेड़ में भी पूरा ऐसा पत्ती घास सब लगा है ना, ये ऐसा। चलो ठीक है। अब यहाँ पास ये एक छोटू गर्दन वाला जिराफ है, ये देख, ऐसा समझो ना, ये जिराफ है एक, जिसका गर्दन कैसा है? छोटा है। और एक ऐसा जिराफ है जिसका गर्दन कैसे? एकदम ज़्यादा लंबा है। क्या है? लंबा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 2 प्रकार के जिराफ है। अब ध्यान से समझना, ये जो लंबा गर्दन वाला जिराफ है नीचे का भी घास चढ़ सकता है, ऊपर का भी घास चढ़ सकता है, लेकिन ये जो है बेचारा नीचे का ही बस घास चढ़ सकता है। तो प्रकृति इसके साथ तो नाइंसाफी कर रहा है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? इस यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पास वातावरण किसको मौका दे रहा है? चलो बताओ। लंबे गर्दन वाले जिराफ को। तो इसी कारण जो लंबे गर्दन वाले जिराफ थे वही बस बचे, और ये सब के सब छोटी गर्दन वाले जिराफ क्या हो गए? नष्ट हो गए। क्लियर है? जो योग्य रहा वो जीवित रहा, जो योग्य रहा वो जीवित रहा। समझ आया कि नहीं? तो लैमार्कवाद में अंतर और डार्विनवाद में अंतर। पहले लैमार्कवाद लिख देना, फिर डार्विनवाद। लैमार्कवाद, लैमार्क नहीं दिया था, डार्विनवाद, डार्विन ने दिया पहला पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? लैमार्कवाद में क्या लिखना? उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी को बताता है। और ये क्या बताता है? आपके जो योग्य रहेगा वो जीवित रहेगा। योग्यतम की उत्तरजीविता की व्याख्या करता है। फिर लैमार्कवाद में तुम लोग क्या लिखना? अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के ऊपर आधारित है। ठीक है, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के ऊपर आधारित है। और ये किसके ऊपर आधारित है? उत्तरजीविता के लिए संघर्ष के ऊपर आधारित है। कितना पॉइंट हो गया? 3। चौथा पॉइंट, उदाहरण लिख देना। लंबी गर्दन वाले जिराफ, ठीक है, और छोटी गर्दन वाले जिराफ दोनों कहाँ थे? डार्विनवाद की थ्योरी में। और लैमार्क की थ्योरी में नॉर्मल जो जिराफ था ना, जिसका गर्दन क्या था? छोटा था, लेकिन बार बार वो अपने गर्दन को क्या किया? बहुत ज्यादा यूज किया, उठाया इसको गर्दन को। क्लियर है कि नहीं? इस कारण इसका जो गर्दन था वो क्या हो गया? एकदम लंबा हो गया। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया कहानी किसका? आपका डार्विनवाद का। किसका? डार्विनवाद का। डार्विनवाद का फिर आलोचना होगा, आलोचना होगा, ठीक है, उसका भी क्या होगा? आलोचना होगा, उसका भी कमी निकालेगा। और कमी निकालने के लिए इन फ्रंट में कौन आएगा? वीजमैन। कौन आएगा? वीजमैन। अरे भैया तू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फिट आदमी आया कहाँ से? पहला क्वेश्चन ये बोलेगा कि जो योग्य रहेगा वो जीवित रहेगा। तो हम कैसे जाने कि यही योग्य है? ये योग्य आदमी आया कैसे? समझ आ रहा है कि नहीं? तो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताता, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन बताता है? डार्विनवाद। लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट इसके बारे में बात नहीं करता। पहला आलोचना हो गया। दूसरा आलोचना, वीजमैन बोलता है कि तुम रीजन नहीं बता पा रहे हो।
ठीक है ना। मैं रीजन बताता हूँ। मैं एक थ्योरी दिया हूँ जिसको क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्मा थ्योरी। क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्मा थ्योरी। और जर्म प्लाज्मा थ्योरी के अनुसार जो हमारे बॉडी में जर्म प्लाज्मा पाया जाता है, उसी में ही वंशागति के जो भी आपके पदार्थ रहते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लक्षण जो रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, संचरित होते हैं। किसने बोल दिया, वीजमैन ने। तो दो ठोक आलोचना तो बता ही सकते हो ना, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताता और दूसरा वीजमैन के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आ गया। आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है। ये देख लो भाई, तुम लोगों को अंतर बता रहा था ना मैं, ठीक है। अंतर देख लो, डार्विनवाद का और आपका कौन सा वाद, लैमार्क वाद। अच्छा, डार्विनवाद जो था अवशेषी अंग के बारे में कोई बात नहीं करता था ना, अवशेषी अंग वगैरह चीज होता है ऐसा कुछ नहीं बताता। ऐसा उदाहरण दे देना, एक सेट क्या है आपका, ध्यान दो, एक सेट क्या है आपका लैमार्कवाद है ये, और इधर कौन सा वाद है, डार्विनवाद है, ठीक है। तो डार्विनवाद में प्राकृतिक वर्ण होता है बोला था, और यहाँ पास वाइटल फोर्स वाला कहानी हो सकता है। मैं जो अंतर बताऊँ उसके ऊपर काम करना, ऐसा सब थ्योरी देख लेना। डार्विनवाद और लैमार्कवाद में अंतर जरूर करना, क्लियर है। अब डार्विनवाद नेचुरल सिलेक्शन बोलता था, तो प्रकृति में क्या नेचुरल सिलेक्शन का कोई उदाहरण है क्या, प्रकृति में क्या हमारे आसपास नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है क्या, इसको समझाना है। तो नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरण को समझाने के लिए हमारे एनसीईआरटी बुक ने कितना उदाहरण दिया है, 2 उदाहरण। प्राकृतिक चयन होता है बोल रहा हूं मैं तो उदाहरण दे दिया ना। पहला उदाहरण कैसे दे दिया, वो वाला घड़ियाल वाला, मगरमच्छ के लइका वाला जी, वो दौड़ता है ऐसा वाला। लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा अलग उदाहरण दिया है, ठीक है। 2 उदाहरण से समझाए, ये कॉमन उदाहरण दिया था मैं तुम लोगों को, ठीक है। एक उदाहरण देखो, औद्योगिक अतिकृष्णता का दिया है। किसका उदाहरण दिया है, औद्योगिक अतिकृष्णता। क्या होता है औद्योगिक अतिकृष्णता, ध्यान से समझना, ठीक है। औद्योगिक अतिकृष्णता, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण, हेडिंग डालो, प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर है। उसमें पहला उदाहरण पढ़ रहे हैं हम लोग औद्योगिक अतिकृष्णता, पेपर में आता है। औद्योगिक अतिकृष्णता से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक अतिकृष्णता क्या है, औद्योगिक अतिकृष्णता, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, इंग्लिश नाम लिखो, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, क्लियर है। प्रकृति कैसे चयन करता है इसके बारे में ध्यान देना। ये उदाहरण है कहाँ का, इंग्लैंड का। इंग्लैंड में एक कीड़ा पाया जाता था, मॉथ बोल रहे हैं उसको मैं। इस मॉथ का नाम है क्या आपका, बनार्ड, रुको ना, इस मॉथ का नाम मॉथ है ना एक, इस मॉथ का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, रुको, बिस्टन बिटुलेरिया। क्या नाम है, बिस्टन बिटुलेरिया। कीड़े का नाम क्या है, मॉथ का, बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन बिटुलेरिया, ठीक है ना, बिस्टन बिटुलेरिया, ठीक है। मॉथ है, ऐसा देखिए तुम लोगों का एक कीड़ा रहता है, ऐसा वाइट वाला पंख रहता है उसका, ठीक है। ऐसे आकर के फट से चिपकता है जी, धान वान वगैरह रूम में रहता है, ऐसा टाइप का देखोगे ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक, ये पेड़ बना देते हैं थोड़ा सा, देखो देखो ये क्या, ये पेड़ है करके, ठीक है, ध्यान दो। हाँ, ये हमारा प्यारा सा पेड़ है, ठीक है, प्यारा सा पेड़ है, ठीक है, सादा पेड़ है। हाँ, लो हरियर पेड़ कर देते हैं, ये ले हरियर पेड़ है, ठीक है, ठीक, 2 ठोक पेड़ बना रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ये सन 1850 के पहले का पेड़ है, वही पेड़ है, वही पेड़ है, लेकिन सन 1850 के पहले का है, 1850 के पूर्व, और ये 1850 के बाद, क्लियर है। अब देखो, पहले के टाइम में इंडस्ट्री नहीं था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ है सबसे पहले, उद्योग धंधों का विकास वहीं हुआ। तो क्या हुआ था, ध्यान समझना, वहाँ जो पेड़ थे, ठीक है ना, वहाँ के जो पेड़ थे, वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध था, क्योंकि उद्योग नहीं थे, उद्योग नहीं, ध्यान समझना, उद्योग नहीं थे तो प्रदूषण नहीं था। SO2 का यदि कोई एरिया में प्रदूषण नहीं होता तो उस एरिया में कौन वृद्धि करते हैं, लाइकेन। कौन वृद्धि करते हैं, लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक है, बताया था तुम लोगों को प्रदूषण चैप्टर में। जहाँ लाइकेन पाया जाता है, ध्यान समझने का कोशिश करना, जहाँ लाइकेन पाया जाता है, ठीक है, उस जगह में SO2 का प्रदूषण नहीं हुआ है, क्लियर है। और जहां पास SO2 का प्रदूषण हो गया वहां लाइकेन पाया जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ प्रदूषण नहीं हुआ था 1850 के पहले, इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो इस पेड़ में किसका ग्रोथ होगा, लाइकेन का। किसका, लाइकेन का। अब ध्यान से समझना, लाइकेन का ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पास ध्यान दो, लाइकेन का यदि यहाँ पास ग्रोथ हो रहा है ना,
ध्यान दो, ठीक। तो इस पूरे पेड़ में, ठीक है, क्या लग जाएगा, लाइकेन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, लाइकेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पूरे पेड़ को कौन ढक लिया, लाइकेन। क्लियर है? ये पूरा पेड़ को कौन ढक लिया, लाइकेन ढक लिया, सफ़ेद हो गया ये पेड़, ऐसा समझो। क्लियर है? अब ये जो हमारा कीड़ा है, ठीक है ना, ये कितने कलर का होता है, 2 कलर का होता है। एक सफ़ेद होता है और एक कैसे होता है, काला। क्लियर है ना? 2 कलर का होता है। एक का पंख कैसा होता है, सफ़ेद, और एक का होता है कैसे, काला। ठीक है ना? अब ध्यान समझना, सफ़ेद मौत था वो यहाँ पास आकर के भी बैठेगा। पता चल रहा है तुम लोगों को? नहीं पता चल रहा है? अच्छा, इसको खाने वाला एक चिड़िया होगा भाई। ठीक है, ध्यान देना भाई। ठीक है, एकदम से चिड़िया बना देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, दिख जा भाई, एक आध ठन तो चिड़िया दिख जाए यार। इतना किस्मत खराब है मेरा क्या? ठीक है, चिड़िया भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं। ठीक है, रुको रुको, बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं भाई। रुको रुको, क्या है, हम लोग अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करेंगे, पूर्ण उपयोग करेंगे। ठीक है, ये चिड़िया बनाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करके करेंगे। इसका ऐसे चिड़िया कम दिख रहा है ये। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा चिड़िया आ गया। जो भी रहे, अब मिट्ठू है, मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता। ठीक है, ये है तोता। ठीक है, ये चिड़िया है। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये हमारा क्या है, चिड़िया है। अब क्या हुआ, ध्यान समझना, ये सफ़ेद मौत को भी खा सकता है, काले मौत को भी खा सकता है। क्लियर है ना? लेकिन जो सफ़ेद मौत है ये यहाँ पर छिप गया। सफ़ेद मौत क्या हो गया, यहाँ पास छिप गया। अरे यार, ठीक, सफ़ेद मौत था वो छिप गया। छिप गया तो उसका संख्या क्या होगा, ज़्यादा। सफ़ेद मौत का संख्या क्या हो गया, ज़्यादा। अब काला कलर का यदि यहाँ पास मौत रहेगा तो उसको तो चिड़िया आसानी से पहचान लेगा ना। ध्यान दो, काला रंग का जो कीड़ा रहेगा, ऐसे चिड़िया आएगा, इसको खाएगा, चले जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? चिड़िया आएगा, इसको खाएगा, चले जाएगा। मतलब जो काला मौत है उसका संख्या क्या होने लग गया, संख्या क्या था, कम था। काला मौत का संख्या क्या था, कम था। एक ही ठोक है, समझो, ये 3 ठोक है तो ये एक ही ठोक है। यहाँ तक समझ आया? अब उद्योग धंधे आए, क्या है, उद्योग धंधे आए, यानी कि उद्योग बना। उद्योग बनेगा तो कौन सा प्रदूषण होगा, SO2 का। किसका, SO2 का। तो पेड़ पौधे में लाइकेन आ पाएंगे क्या, नहीं, लाइकेन नहीं आएगा। लाइकेन यहाँ पास आएगा क्या, नहीं, लाइकेन नहीं आएगा। उल्टा कोयला आएगा। कोयला आएगा तो ये पेड़ कैसे पड़ने लग जाएगा, काला। कैसे पड़ने लग जाएगा, काला। पेड़ देखो ये ऐसा काला होने लग गया। क्लियर है नहीं? पेड़ ऐसे क्या होने लग गया, काला होने लग गया। क्लियर है? क्योंकि धुआं जा रहा था और लाइकेन उसमें ग्रोथ नहीं किया। अब यदि पेड़ क्या हो रहा है आपका, काला हो रहा है, तो यहाँ पास अब कौन से मौत आसानी से दिख जाएंगे चिड़िया को, सफ़ेद वाले। यानी अब सफ़ेद मौत का संख्या क्या होने लग गया, कम। व्हाइट मौत का संख्या क्या हो गया, अब कम। और किसका संख्या ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, ब्लैक मौत। ब्लैक मौत का संख्या क्या हो गया, एकदम ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि चिड़िया को दिखाई नहीं देता था, काला रंग में जाकर के क्या हो जाता था, छुप जाता था। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पास मौत की संख्या को कौन डिसाइड कर रहा है, वातावरण। कौन कर रहा है, वातावरण। नेचर सिलेक्शन कर रहा है ना। तो ये उदाहरण हो गया किसका, नेचुरल सिलेक्शन का। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? अब कैसे लिखोगे इसको, पूरा थ्योरी कैसे समझो, देखो। औद्योगिक अतिकृष्णता, ठीक है, प्राकृतिक, ध्यान समझना, प्राकृतिक चयन की घटना को समझाने के लिए औद्योगिक अतिकृष्णता का उदाहरण दिया जाता है। इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में बिस्टन बिटुलेरिया नामक एक मौत पाया जाता था। ठीक है ना, बिस्टन बिटुलेरिया नामक का मौत पाया जाता था। ये 2 रंग का होता था, एक सफ़ेद रंग का और एक काला रंग का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जब 1850 में औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था तो उससे पहले जो पेड़ रहते थे उसमें लाइकेन का ग्रोथ होता था। लाइकेन का ग्रोथ होने के कारण पेड़ कैसे दिखाई देते थे, व्हाइट, और उसमें सफ़ेद मौत आकर के क्या हो जाता था, छुप जाता था। सफ़ेद मौत आकर के इसमें यदि छुप जाएगा तो जो भी कीट भक्षी आएगा, पक्षी, कीट भक्षी पक्षी आएगा तो सफ़ेद मौत को खा पाएगा क्या, नहीं। सफ़ेद मौत को यदि वो नहीं खा पाएगा, सफ़ेद मौत को यदि वो नहीं खा पाएगा तो उसका संख्या क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और काला मौत उसको आसानी से दिखेगा तो उसको खा देगा। ये कहानी था कब, 1850 के पहले का। अब कहानी चला कब, 1850 के बाद। उद्योग धंधे आए, लाइकेन का ग्रोथ होना क्या हो गया, कम। और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इंडस्ट्री के कारण, ठीक है, पेड़ पौधे कैसे पड़ने लग गए, काला। अतिकृष्णता, कृष्ण मतलब काला रंग, अतिकृष्णता। समझ आया? तो उद्योग धंधे के कारण ये पेड़ का रंग कैसे होने लग गया, काला। काला रंग होने के कारण जो अब काले मौत है वो आसानी से छुप जाते थे, लेकिन व्हाइट मौत फट से क्या हो जाते थे, दिख जाते थे। अब पक्षी किसको खा देगा, व्हाइट मौत को। यहाँ पास सिलेक्शन कौन कर रहा है, नेचर। कौन कर रहा है, नेचर। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये हो गया आपका औद्योगिक अतिकृष्णता का उदाहरण।
किसका उदाहरण हो गया? औद्योगिक अतिकृष्णता का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा एक और उदाहरण देखो, सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया किसको बोलते हैं? ध्यान समझना। नॉर्मली जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है ना, उसका आकार कैसे रहता है? गोल रहता है। कैसा रहता है? गोल। ठीक है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, वो गाड़ी है, वो ऑक्सीजन को बैठाता है और फेफड़ा से कहाँ ले जाता है? कोशिका में। कहाँ ले जाता है? कोशिका में। और कोशिका में पहुंचता है, वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वहाँ से किसको उठाता है? CO2 को। फिर CO2 कहाँ लाता है? फेफड़ा तक, फिर छोड़ दिया जाता है, ब्लड में घूमता है। कौन? हीमोग्लोबिन। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो हीमोग्लोबिन है उसके जीन में थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो गोलाकार रहता है, उभया उत्तल। ठीक है ना, उभया अवतल बोलते हैं, सॉरी। ऐसा समझो, कचौड़ी देखे हो? कचौड़ी खाते हो? कचौड़ी, कचौड़ी ऐसे अंदर से चिपक जाए, कैसे बोलना चाहिए? बालूशाही, बालूशाही, बालूशाही शेप होता है। कौन? आपका हीमोग्लोबिन। अच्छे से याद रहेगा। यानी कि ऐसे गोल तो है, फूला हुआ, और बीच से कैसा रहता है? चपटा रहता है। कैसा रहता है? चपटा। ये कौन है? हीमोग्लोबिन। लेकिन जब उसके जीन में पढ़ाऊंगा मैं सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है, ठीक है, तो उसके जीन में चेंजेस होता है। तो कौन से शेप का होता है? हंसिया आकार का। कौन से आकार का? हंसिया आकार का। अब ऑक्सीजन का वो वहन कर पाएगा क्या उतना ज़्यादा? नहीं। समझ आया कि नहीं? तो जो सिकल सेल वाले पेशेंट रहते हैं वो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो उनको सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होता है, क्योंकि उनका नॉर्मल जो बॉडी में सिकल सेल वाला ऑक्सीजन का जैसे ही कमी होता है ना, वहाँ जो रहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसा कहानी होता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, आगे बढ़े और अच्छे से डिटेल पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में। उदाहरण है, अब देखो, सिकल सेल वाले जो पेशेंट होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता बोलते हैं, उनको कभी भी मलेरिया नहीं होता। ये एक एडवांटेज है। क्या है? एडवांटेज। अब रीजन क्या है? प्लाज्मोडियम जो रहता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी है। मच्छर के बॉडी से निकलने वाला क्या है? परजीवी। उसको अपना जीवन चक्र पूरा करना रहता है। एक तो मनुष्य में करता है और एक किस में करता है? मच्छर में। तो जब मनुष्य में करता है तो उसको लीवर में जाना रहता है, और किस में जाना रहता है? हीमोग्लोबिन। अब सोचो, उसका जो हीमोग्लोबिन है, जो सिकल सेल वाला पेशेंट है, उसका हीमोग्लोबिन कैसा है? हंसियाकार। तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या वहाँ अपना जीवन चक्र पूरा कर पाएगा क्या? नहीं। तो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर पाएगा, तो उस व्यक्ति को मलेरिया का रोग होगा क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब मलेरिया का जो पेशेंट है, सॉरी मलेरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, सिकल सेल का जो पेशेंट है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता। उसके में ये क्या आ गया? क्षमता आ गया। और कौन सेलेक्ट किया है इसको? नेचर किया है। कौन किया है? नेचर। तो ये भी उदाहरण हो गया नेचुरल सिलेक्शन का। दो उदाहरण हो गया। एक उदाहरण देखो, औषधि प्रतिरोधकता। देखो, तुम लोगों के घर में ना अक्सर ना मम्मी लोग क्या बोलते हैं? अरे ज़्यादा दवाई मत खा, ज़्यादा दवाई खा बिना तो असर नहीं करी। यानी कि एक टाइम ऐसा ही सोचो, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे डॉक्टर, तुम बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, जो दवाई तुमको देता है वही दवाई चल रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो दवाई अब तुमके ऊपर असर नहीं करता, उससे भी हायर एंटीबायोटिक देगा। फिर वो पहले नॉर्मल एंटीबायोटिक में तुम ठीक हो जाते थे, अब क्या हो गया? तुम्हारे बॉडी को उसका आदत लग गया। क्या हो गया? आदत लग गया। अब वो दवाई तुम्हारे ऊपर असर करेगा क्या? नहीं। तो अब उससे भी ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं नॉर्मल एंटीबायोटिक में उनका सर्दी खांसी जुकाम ठीक नहीं होता, बुखार ठीक नहीं होता, उनको हाई एंटीबायोटिक दिया गया। अब हाई एंटीबायोटिक के एकदम उसको बॉडी को क्या बन गया? आदत, तो उससे भी ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक मांगेगा वो। समझ आ रहा है कि इसको भी कौन सेलेक्ट कर रहे हैं? नेचर। कौन कर रहा है? नेचर। तो ये भी उदाहरण हो सकता है आपका नेचुरल सिलेक्शन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक और उदाहरण दिया गया है, लीडरबर्ग का रेप्लिका प्रयोग। क्या प्रयोग? लीडरबर्ग का रेप्लिका प्रयोग। लीडरबर्ग का रेप्लिका प्रयोग क्या है? ध्यान से देखना। एक वैज्ञानिक था, कौन? लीडरबर्ग। ठीक है, 1952 में प्रयोग किया है। कौन से सन में? 1952 में। ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, वो एक प्लेट लिया। कैसा प्लेट लिया? ये देखो, ये प्लेट लिया ना। ठीक ठीक, ध्यान से समझना। लीडरबर्ग क्या किया था? अगर अगर जेल लिया, अगर जेल लिया, और इसके ऊपर किसका ग्रोथ कराने लग गया? बैक्टीरिया का। किसका ग्रोथ कराया? बैक्टीरिया का। पहला चरण तो याद रखना। ठीक है, लीडरबर्ग नामक एक वैज्ञानिक था। ठीक है, कुछ जीवाणु कोशिका को अगर प्लेट पर क्या किया? संवर्धित किया। क्या किया? संवर्धित किया। अब इसके बाद इसका सेम टू सेम और कॉलोनी बनाएगा, और बनाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसा एक ठोक है, ऐसा बहुत सारा कॉलोनी विकसित कर गया। एक ठोक हो गया, दो ठोक हो गया, तीन ठोक हो गया, ऐसा बहुत सारा कॉलोनी बना लिया। ठीक है, अलग अलग पेटें संवर्धित किया। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान समझना, जो मेन वाला था इसको क्या बोला? मास्टर प्लेट बोला। क्या बोला? वो मास्टर प्लेट। क्या बोला? मास्टर प्लेट। क्लियर है? अब इसको ध्यान समझना, एक मखमल वाला प्लेट लिया और इसके ऊपर ऐसे थप्पा लगाया और उसको फिर से ऐसे अपने जो मखमल वाला प्लेट तैयार किया था ना, उसके ऊपर इकट्ठा कर लिया। अब ध्यान समझना, ऐसा समझो कि इसका सेम टू सेम एक रेप्लिका ले लिया, फोटोकॉपी, फिर एक फोटोकॉपी ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या किया? इसको पेनिसिलिन युक्त माध्यम में, पेनिसिलिन
युक्त माध्यम के ऊपर, ठीक है ना। ये इसको पूरा जीवाणु को अपने रेप्लिका में कर लिया था फोटोकॉपी, इसमें जितना भी संवर्धित था उसको ऐसे छप्पा मार के ले लिया जी। अब उसके बाद उस जीवाणु को किस में रखा, पेनिसिलिन वाले में। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। तो कुछ जीवाणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और कुछ जीवाणु क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। जो जिंदा रहा जीवाणु, ठीक है, वही क्या है, फिट था। क्या था, फिट था। तो इसी को बोला गया क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ आया कि नहीं, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। लीडर वर्ग का रेप्लिका प्रयोग, ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, लीडर वर्ग का रेप्लिका प्रयोग। जीवाणु कोशिका को अगर प्लेट पर संवर्धित किया और बहुत सारी जीवाणु कॉलोनी तैयार किया, संवर्धित करा और बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया का क्या तैयार कर लिया, कॉलोनी तैयार कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, और इसी को क्या बोला, मास्टर प्लेट। इस प्लेट का नाम क्या रख दिया, मास्टर प्लेट। मेन वाले को अगर विलयन लिया, पोषक माध्यम का काम करता है, और इसके ऊपर एक जीवाणु रखा, बहुत सारे जीवाणु में पनपने लग गया। क्लियर है। अब मखमल से ढके लकड़ी के एक ब्लॉक पर इस प्लेट को हल्के से दबा करके मास्टर प्लेट की रेप्लिका तैयार किया। इसमें जितना भी जीवाणु था, एक मखमल का कपड़ा लिया, प्लेट उसके ऊपर दबाया और ऐसे करके इसका फोटोकॉपी करके यहाँ पर रख लिया। क्लियर है, रेप्लिका प्लेट। अब उन अगर प्लेटों पर रेप्लिका बनाने की कोशिश किया गया जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन युक्त था। अब ये जो तुम्हारा रेप्लिका है, एक मास्टर प्लेट है और एक कैसा प्लेट है, रेप्लिका। तो ये जो रेप्लिका प्लेट है, इसको अब किसके ऊपर ट्रांसफर करने लग गए, पेनिसिलिन युक्त माध्यम पर। तो पेनिसिलिन युक्त माध्यम पर यह देखा गया कि कुछ जीवाणु पेनिसिलिन अगर प्लेट पर वृद्धि करने में असफल हुआ और कुछ जीवाणु वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ये इतना सारा है, 2-3 ठोक मर गया होगा, एक ठोक बस क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है, वृद्धि कर रहा है। और निष्कर्ष निकाला कि जो जीवाणु जीवित रहे वो पेनिसिलिन के क्या थे, प्रतिरोधी थे, यानी कि उसके पास ऐसा एंटीबॉडी रेजिस्टेंट थे। क्या थे ये, एंटीबॉडी रेजिस्टेंट। याद आया, PBr322। यानी इसके पास ऐसा कैपेसिटी था, उस जीवाणु के पास ऐसा कैपेसिटी था कि पेनिसिलिन भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं किया। समझ आया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि उनमें पेनिसिलिन प्रतिरोधी उत्परिवर्ती जीन था, जिससे जीवाणुओं को परिवर्तित वातावरण में जीवित रहने के क्या बना दिया, योग्य बना दिया। क्लियर है कि नहीं। और इसी को बोला जाता है क्या, लीडर वर्ग का रेप्लिका प्रयोग। समझ आया कि नहीं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ लिया क्या, अनुकूली विकिरण क्या होता है, 3 उदाहरण देखा। उसके बाद क्या पढ़े, लैमार्कवाद। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, डार्विनवाद। दोनों का आलोचना पढ़े, फिर दोनों में क्या पढ़ लिए, अंतर। उसके बाद हम लोग बात किए थे नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन का बहुत सारा उदाहरण में सबसे प्रमुख उदाहरण है औद्योगिक अतिकृष्णता, पेपर में आ सकता है, और दूसरा है लीडर वर्ग का रेप्लिका प्रयोग। उसके साथ मैं सिकल सेल एनीमिया का भी उदाहरण दिया हूँ, ठीक है। और बहुत सारा ड्रग जो रहता है तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी काम नहीं करता, इसका भी उदाहरण दिया। तो टोटल कितना उदाहरण, 4। सबसे ज्यादा MP क्या है, औद्योगिक अतिकृष्णता, लीडर वर्ग का रेप्लिका प्रयोग। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे उत्परिवर्तन के बाद में और नव डार्विनवाद के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।